नमस्कार दोस्तों, आज डाउटफुल डिफेंस एकेडमी की आर्मी स्पेशल कोचिंग में आपका स्वागत है। 28 जून का जो पेपर है उसके लिए हम तैयारी करा रहे हैं। बैच एक हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि नए बच्चे हों या पुराने हों, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। एकदम शुरुआत से बिल्कुल जीरो लेवल से फिर स्टार्ट करने के लिए आज हम आए। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। गणित की शुरुआती संख्या पद्धति जिस प्रकार से हम अंग्रेजी पढ़ने के लिए ABCD, हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी के वर्णमाला के अक्षर आ ई इनकी आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से गणित पढ़ने के लिए डिजिट और संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानकारी करेंगे, संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो इसमें नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आती है आपकी प्राकृतिक संख्या। संख्या यहीं से स्टार्ट होती है, इससे पहले एक चीज और स्टार्ट होती है अंक। तो जो अंक होते हैं हमारे वो होते हैं आपके 0 से लेकर के 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होते हैं हमारे अंक होते हैं हमारे 10। जितनी भी छोटी या बड़ी संख्या लिखनी होती है इन्हीं अंकों का प्रयोग करके लिखी जाती है। और इसमें 10 अंक होते हैं, इसलिए इस प्रणाली को हम दासवें प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब आते हैं हम संख्याओं पर। तो सबसे पहले हमारी आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में परिभाषा क्या होती है? जो बच्चे नोट्स बनाना चाहें वो कॉपी और पेंसिल साथ लेके बैठे। हम बाकायदा छोटे छोटे स्टेप में और धीमे धीमे आराम से चलेंगे। क्लास का टाइम लंबा कर देंगे, लेकिन कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे, ठीक है? तो जो बच्चे नोट्स बनाना चाहें वो कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे हम दिखाएंगे, और जो कि इसकी परिभाषा है, लैंग्वेज है, वो सब साथ ही साथ दिखाते जाएंगे और ऐसा समझा देंगे कि शायद आप फिर बार बार ना भूलें, बार बार पढ़ने की आपको आवश्यकता ना पड़े। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा होती है गिनती करने के लिए जिन संख्याओं की हमें आवश्यकता होती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किन्हीं भी वस्तुओं को गणना करने के लिए, किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होगी उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अर्थात गिनती हम कहाँ से करते हैं? एक से किसी क्लास में स्टूडेंटों की संख्या पूछी है, इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो हम बोलेंगे स्टूडेंट को गिनेंगे 1 2 3 4, यानी स्टार्ट कहाँ से किया गिनना? 1 से। इसलिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। कहाँ तक गिन सकते हैं? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या होगी आपकी 1 2 3 4 11 अनंत। प्राकृतिक संख्या के बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक एलिमेंट और बढ़ा दिया जाता है। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में जो सेट होता है उसमें एक अवयव और बढ़ा दिया जाता है। क्या? 0। तब हमें जो संख्या मिलेंगी तो हम उन्हें बोलेंगे पूर्ण संख्या। इसमें से बोलते हैं होल नंबर। 0 1 2 3। अर्थात हमें केवल इतना समझना है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है? इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक नाम से स्पष्ट, पूर्ण अंक यानी पूरा अंक, चाहे वो संख्या माइनस की हो या वो संख्या प्लस की हो, उसका अंक है वो पूरा होना चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे पूर्णांक। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं को शून्य सहित धन तथा ऋण चिन्हों में लिखने पर हमें जो अंक प्राप्त होंगे उन्हें हम बोलेंगे पूर्णांक। यानी ये 0 हो गया, इसके अंदर प्राकृतिक संख्या गिनती हो गई,
इस साइड में संख्या माइनस आप यदि पूर्णांकों को एकदम रेखा पर दर्शा रहे, एक इसके ऊपर रेखा खींच दें, तो इसे ही हम संख्या रेखा कहते हैं। इस संख्या रेखा में ये विशेषता रहती है, इसके जो बाएं साइड की जो संख्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड की जो संख्या होती है, वो राइट साइड की संख्या से एक इकाई कम होती है, राइट साइड वाली संख्या एक इकाई ज्यादा होती है। एक बार 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लस के 2 तथा माइनस के 2 के बीच की दूरी बताइए। तो प्लस का 2 ये है और माइनस का 2 ये है, इनके बीच की दूरी अर्थात डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ 4 इकाई। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, अन्य, ये आपकी सम संख्या हो गई। इसी के साथ अगली आती है आपकी विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका 2 का भाग दें तो शेष पर 0 ना बचे, कुछ और बचे, कुछ और क्या होता है, या 2 का भाग दें तो या तो शेष पर 0 बचेगा या 1 बचेगा। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। अगली आती है आपकी भाज्य संख्याएं और एक आती है फिर अभाज्य संख्या। सुनो, यहाँ पर क्या हुआ था, हमारी टोटल जो प्राइवेट संख्याएं थी वो सम में और विषम में बड़े प्रेम से बंटवारा हो गया। कैसे, एक इसमें आया तो इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी सम और विषम ये प्राकृत संख्याओं के ही सबसेट है। प्राकृत संख्याओं में से कुछ संख्या लेकर के ये बनाई गई, ऐसे प्राकृत संख्याओं में से कुछ संख्या लेकर भाज्य बनाई जाती है। यहाँ पर बंटवारा बहुत अच्छे से हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक अच्छे से बताते हैं। हुआ क्या, ये जो प्राकृत संख्याओं की जो परिवार है मान लो, तो इस परिवार में से यहाँ पर 2 जगह बंटवारा होता है, तो ये भाज्य साहब को ये कहते हैं कि इस परिवार के सदस्यों में से मेरी तरफ केवल और केवल वो ही सदस्य आएगा जो एक से विभाजित हो, अपने आप से खुद से विभाजित हो, इसके अलावा भी किसी न किसी से विभाजित हो, अर्थात 3 संख्याओं से विभाजित हो। 3 संख्याओं से कम से विभाजित होगा तो ये अपने परिवार में उसको नहीं लेगा। तो हम बात करते हैं एक की, तो एक में तो एक का ही भाग जा रहा है, 3 संख्या में नहीं जा रहा, तो वो इसके परिवार में नहीं आएगा। 2 की बात करते हैं तो 2 में 2 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा अर्थात और इसके अलावा तो किसी का नहीं है, यानी 2 ही संख्याओं से विभाजित हो रहा है, कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए तो ही ये देगा। 3 से ज़्यादा का भाग चला जाए तब भी नहीं देगा, लेकिन इसमें तो 2 का ही जा रहा है, 1 का होगा। 3 की बात करते हैं तो 1 का भाग जाएगा और 3 का जाएगा, इसमें भी 2 ही संख्याओं से भाग जा रहा है। 4 की बात करते हैं तो इसमें 1 का भाग जाएगा और 2 का जाएगा और 4 का है, अर्थात इसमें 3 संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए 4 को हम ले लेंगे भाज्य में। इसके बाद 5 आता है तो 5 में तो 1 का भाग जाएगा और 5 का जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जा रहा है, इसलिए 5 इसमें नहीं आएगा। 6 की बात करेंगे तो 6 में तो 1 का भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 3 से भी विभाजित है और ये 6 से भी विभाजित है, अर्थात ये 4 संख्याओं से विभाजित है। 3 से ज़्यादा से विभाजित हो तब ये ले लेगा, केवल 3 संख्या से विभाजित हो तब ये ले लेगा, 3 से कम संख्याओं का भाग जाएगा तो ये नहीं देगा। तो 6 भी इसमें आ जाएगा क्योंकि 4 संख्याओं से विभाजित। अब इसमें 8 भी आएगा, 9 में आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 11 नहीं आएगा भैया, 12 आ जाएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, अनंत।
अर्थात यहाँ पर भाज्य संख्या सबसे छोटी कितनी होती है 4। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वाली है, मान लो आप ये कहते हैं कि इस परिवार के सदस्यों में से मेरी तरफ केवल और केवल वो ही सदस्य आए, ये जनाब ये कहते हैं इस परिवार के सदस्यों में से मेरी तरफ केवल और केवल वो ही सदस्य आए जो एक से विवाहित हो, अपने आप से खुद से विवाहित हो, इसके अलावा किसी से भी विवाहित ना हो। यानी कम से कम 2 संख्याओं का भाग जाए, 2 से ज़्यादा का भाग जाए तब भी नहीं लेगा, 2 से कम का भाग जाएगा तब भी नहीं लेगा, केवल 2 ही संख्याओं से विवाहित होगी कोई संख्या तो वो अभाज्य में आएगी। तो एक की बात करते हैं, तो एक की जब हम बात करते हैं तो एक में तो दिया केवल एक का ही भाग जा रहा है, 2 संख्याओं से एक विवाहित नहीं हो रही है, इसलिए एक इसमें नहीं आएगा। 2 की बात करते हैं तो इसमें 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा, 2 संख्याओं से विवाहित हो रहा है इसलिए इसको ले लेगा ये। 3 की बात करते हैं तो उसमें भी 1 का भाग जाएगा और 3 का जाएगा, यानी 2 संख्याओं से विवाहित हो रही है तो उसको भी ये आएगा। इसके बाद 5 आ जाएगी इसमें, 5 के बाद 7 आ जाएगी, 7 के बाद 11 आएगी, 11 के बाद 13 आएगी, 13 के बाद 17 आएगी, 17 के बाद 19 आएगी, 19 के बाद 23 आएगी। अब सुनो आगे एक संख्या और रह गई, उसको हम थोड़ा ऊपर लिख देंगे, उसके बाद आपको समझाते हैं। एक संख्या कौन सी रह गई है, वो संख्या है आपकी, केवल परवे बता देते हैं, अपरवे को इसका विरोध करके कैसे बहुत लो लेवल की बात है। परवे संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परवेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परवेय संख्याएं कहते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये ऐसा क्यों बोल दिया कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? q 0 के बराबर हो जाता है तो सपोज करो 2/q, 0 का किसी भाग में तो क्या हो गया अनंत, और अनंत होता है वो अपरिभाषित होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अनंत को यदि हम जानते, अनंत के बारे में यदि हमें ज्ञान होता तो अनंत को हम सम में लिख रहे हैं तो विषम में नहीं लिखते, क्योंकि हमने 1 इसमें लिखा है तो इसमें नहीं लिखा है, हमने 4 इसमें लिखा तो इसमें नहीं लिखा। ये हमको पता पड़ जाए कि अनंत क्या है, उसको हमें ज्ञात हो जाए, उसका हमें ज्ञान हो जाए तो उसको हम एक ही जगह लिखता है। अब अनंत के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो उसको हम जानते नहीं हैं, तो उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसकी जब परिभाषा नहीं है तो वो अपरिमेय हो गया। इसलिए ये वाली कंडीशन अपरिमेय हो जाता है, और ये अपरिमेय है और अनंत अपरिमेय, इसीलिए इसको हम पहचानते नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए इसे हम सब में लिखते हैं। हमने कहीं लिखा होगा पुराण तो मानस में भी अनंत का कुछ ज्ञान नहीं है। इस जिस संख्या को हम p/q में लिख सकते हैं परवेय कहते हैं, नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय। अब क्वेश्चन कहाँ से आया? ये जो नंबर सिस्टम वाला है बहुत बड़ा है, हम एक रूप से इसे मिनी मैथ कह सकते हैं, मिनी मैथ के रूप में जान सकते हैं। ये जो है ना, इसमें से संख्या में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारी यहाँ से पहला क्वेश्चन तो इसमें से यही पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या, अर्थात सबसे छोटी प्राण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये बहुत सारे एग्जाम में मिला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये क्यों मिला है? क्योंकि ये अपवाद है। अपवाद कैसे? कहीं भी आपने देखा होगा जो अपवाद होगा उसकी बूझ बहुत होती है। अपवाद जो होगा वो ही क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन? चांदी, क्योंकि सबसे हल्की है, उसमें सबसे ज़्यादा चालकता का गुण पूछा जाता है। ऐसी कोई धातु का नाम होता है ये जो द्रव अवस्था में, यानी वही पीढ़ी क्रम में, और तो सब ठोस में, इसीलिए वो उसे पूछा जाता है पानी। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पर जो सबसे हटके होगा उसी के बारे में क्वेश्चन बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं अपवाद। कहीं भी अगर आपको अपवाद मिल जाए
कहीं भी यदि आपको अपवाद मिल जाए उसको तो कंठस्थ याद कर ही लेना, अपवाद को हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। तो सुने यहाँ से सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं उनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। सबसे छोटी संख्या पूछी आपकी, सबसे बड़ी यदि पूछे तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सब में ही भैया अनंत है। और कहाँ से क्वेश्चन बनता है, अभी सर ने बोला कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है जो भाज्य और अभाज्य से बनते हैं, तो सुन। पहला क्वेश्चन तो यही कि एक कैसी संख्या है, तो एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। एक जो है ना भाज्य में आई है, ना ही अभाज्य में आई है और ना ही सम में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, निम्न एक निम्न में से क्या है। पहला ऑप्शन रहेगा प्राकृतिक, अगला ऑप्शन रहेगा पूर्ण संख्या, अगला ऑप्शन रहेगा विषम संख्या, अगला ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। तो हमने देखा एक प्राकृतिक में भी है, एक पूर्ण संख्या में भी है, एक विषम में भी है, तो इसलिए उपरोक्त सभी। ऐसी हालात तो उसमें ऑप्शन देके हम कर सकते हैं, कर तभी पाएंगे जब हमें संख्या के बारे में हमें ज्ञान होगा तब। अब सुने इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो एक जो होती है वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। उसके बाद अगला पॉइंट यदि हम देखें तो जो भाज्य संख्या है सबसे छोटी वो 4 है, अभाज्य संख्या है वो सबसे छोटी 2 है। यहाँ पर आपको कुछ अलग सा दिखाई दे रहा होगा। जिस प्रकार से रामायण हुई थी और रामायण में रावण का एक भाई था भीष्म, वो अपनी टीम छोड़ करके राम की तरफ चला गया था। ठीक उसी प्रकार से ये सब संख्याओं का एक परिवार, ये सब संख्याओं का एक परिवार है। तो इसमें से केवल एक ही ऐसी संख्या है दो जो इधर आई है, इसके अलावा कोई भी संख्या इसमें नहीं दिखेगी। अर्थात हम कह सकते हैं दो एक ऐसी सम संख्या है, दो एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। एक और क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही बनता है 2 और 3। 2 और 3 हमने देखा यहाँ पर भी क्रम से आ रही है, यहाँ भी क्रम से आ रही है। इसके बाद की जो संख्या हम देखें तो यहाँ पर गैप, यहाँ पर गैप, यहाँ पर गैप, यहाँ पर गैप, सब जगह गैपिंग होगी, लेकिन ये कंटिन्यूअस आ रही है। अर्थात इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ऐसी कोई 2 क्रमागत प्राकृत संख्या बताओ जो अभाज्य हो। तो ऐसी 2 क्रमागत प्राकृत संख्या जो अभाज्य हैं 2 और 3 हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन आपका यह पूछा जाता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है तथा भाज्य संख्याओं की संख्या 74 है। सर एक बात बताइए, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 बोल दी आपने, भाज्य संख्याओं की संख्या 74 बोल दी, जोड़ा तो 99 हुआ, 99 हुआ, फिर एक कहाँ गई, एक कहाँ गई भैया। एक जो होता है नंबर 1 वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य, वो वाला है कम। ठीक है 1 से 50 तक, क्योंकि 1 से 100 तक कई बार पूछा गया, हो सकता है 1 से 50 तक। तो 1 से 50 तक की बात करें तो 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है, अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है तथा भाज्य संख्याओं की संख्या 34 होती है। अब ये संख्या सर क्यों याद करा रहे हैं, ये संख्या है तो प्राकृत संख्याओं को याद करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र 1 से 100 तक कितनी हो, 1 से 100 तक का योग क्या होगा, इन सबके लिए सूत्र है। तो क्या इसके लिए सूत्र नहीं है? हाँ भैया, इन दोनों के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए इन्हें तो हमें यदि पूछा जाए तो इन्हें तो या तो हमें याद करनी पड़ेगी या लिख करके देख के ही याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई नियम फॉलो नहीं करें। 1 2 3 छोड़ दिया, 3 संख्या छोड़ने के बाद 4 आ गई, फिर एक संख्या छोड़िए कौन सी 5, फिर 6 आ गई, फिर एक संख्या छोड़िए, यहाँ पर भैया छोड़ी ही नहीं, कोई नियम ही नहीं है। जो नियम से चलते हैं उन्हीं के लिए नियम बनते हैं, जो नियम से नहीं चल रहे उनके लिए क्या नियम बने। अब इसके बाद और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, और सुने जो आपका पाई होता है, पाई जो आपका पाई होता है, तो क्वेश्चन में पाई छप के आए तो हम बोलेंगे क्वेश्चन में पाई छप के आता है तब हम बोलते हैं अपरिमेय है। पाई की जो वैल्यू 22/7 दी होती है वो छप के आए तब हम बोलेंगे कि ये परिमेय। यहाँ पर बहुत सारे भैया हमारे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि पाई
पूछा जाए पाई क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ परिमेय अपरिमेय इस प्रकार से, तो पाई का मान तो 22/7 होता है, तो परिमेय लगा देते हैं, लेकिन परिमेय नहीं है, पाई क्या है अपरिमेय। जो पाई की 22/7 वैल्यू है वो सन्निकट वैल्यू है, जिस प्रकार से √2 का मान 1.414 लिखा जाता है, उसी प्रकार से पाई का मान, पाई की और भी वैल्यू, ये तो पॉइंट में रख लेते हैं आप 3.14। अच्छा भाई, एक 180 अंश रेडियन में रखा जाता है, जहाँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगाते हैं, वहां पर त्रिज्य खंडवाले लगाते हैं, पर एक 22/7 पाई के लिए 3 मान। और क्या पूछा जा सकता है, और सुन, 1 से लेकर 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं, 1 से लेकर 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं, तो 1 का अंक 21 बार प्रयोग होता है। 1 से लेकर के 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं, तो 1 का अंक 21 बार प्रयोग होता है। ये बार बार मैं इसलिए बोला है, इससे आप नोट कर, आप और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स ही बनाने, वो नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हैं। 1 से 100 तक जब गिनती लिखोगे तो 1 का अंक 21 बार, 0 जो होगा वो 11 बार, अदर जितने भी अंक हैं वो 20 बार प्रयोग होंगे। और सुन, 1 से लेकर के 100 तक जब हम गिनती लिखें, उनका हम परस्पर गुणा करें, परस्पर गुणा करें अर्थात 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 डॉट 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 गुणा 99 गुणा 100, इस प्रकार से हम सबका टोटल गुणा करें, तो गुणन करके दाईं ओर 24 शून्य, 24 शून्य। सर आपने 1 से 100 तक तो बता दिया, फिर और भी तो होता है, 1 से लेकर 200 तक पूछ लिया, फिर हम क्या करें, तो सुनिए भैया, जहां तक पूछा जाए 100 है ना, 100 में हम दे देंगे 5, कितनी बार गया, अब जो बचा उसमें फिर से 5, ठीक है। तो पहले वाले को छोड़ करके एक को जोड़िए, यही आपका शून्य की संख्या। एक और बात, 1 से 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं, तो भाज्य संख्याओं की, 1 से लेकर 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं, तो भाज्य संख्याओं की क्रमागत अधिकतम संख्या होती है वो 7 होती है। होती कहाँ तक है, कहाँ तक है, होती कहाँ से कहाँ तक है, होती है 90, 90 भी भाग जा रहा है तो वो भाज्य, 91 भी भाग जा रहा है वो भी भाज्य, 92 भी भाज्य, 93 भी भाज्य, 94 भाज्य, 95 भाज्य, 96। 1 से लेकर 100 तक अधिकतम भाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो 7 है। कहाँ से कहाँ तक है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। लास्ट बार, एक बार लास्ट बार टोटल क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी, तो सुनिए, सबसे छोटी संख्या ऐसे ज्ञात कर लेंगे, याद करनी पड़ेगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और सुनिए, ऐसी कोई संप्राज्ञ संख्या जो अभाज्य, तो वो केवल केवल 2 है, 2 के अलावा कोई संप्राज्ञ संख्या अभाज्य नहीं होती। ऐसी कोई 2 क्रमागत प्राज्ञ संख्या जो अभाज्य हो, वो है 2 और 3, क्रम से भी आ रही है, प्राकृतिक भी आ रही है, इनके अलावा और कोई क्रमागत प्राज्ञ संख्या अभाज्य नहीं होती। 1 से लेकर 100 तक गिनती जब लिखते हैं, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होती है, तो 1 से लेकर 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है भैया 25, और 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखते हैं, तब अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है आपकी 15। और भाज्य संख्याओं की संख्या निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करके एक और घटा देते हैं, क्योंकि एक ना तो भाज्य और ना अभाज्य, अर्थात ऐसे कह सकते हैं 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या 25, अभाज्य की 74, एक ना भाज्य ना अभाज्य। 1 से लेकर 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या 34, अभाज्य की संख्या 15, एक ना भाज्य और ना अभाज्य। 1 से 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं, तो 1 का अंक 21 बार, शून्य आता है आपका 11 बार, अदर जो भी अंक होते हैं वो 20 बार प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा 1 से लेकर 100 तक जब हम गिनती लिखेंगे, तो सबसे अधिक भाज्य संख्याओं की संख्या कहाँ होगी और कितनी होगी, तो 90 से लेकर 96 तक होगी, कितनी होगी, 7 होगी। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, इन सब में भाग जा रहा है, कंटिन्यूएशन यही संख्या होगी। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं, तो गुणन करके दाईं ओर कितने शून्यों की संख्या होगी, 24 होगी। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। अब आगे मिलेंगे हम कल फिर से। जब तक यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे दोस्तों को बताएं। हम नहीं कहते कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी कुछ करो, यदि आपको अच्छा लगता है तो दूसरे दोस्तों को बताएं।
नमस्कार दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी समय। जय हिंद, जय भारत।